हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ नंबर सिस्टम की सीरीज़ में। और नंबर सिस्टम की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरी वीडियो है। बाय चांस अगर आपने पहली वीडियो मिस की है जिसमें हमने नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, यानी नंबर्स के कौन कौन से सेट होते हैं इसके बारे में बात की थी, तो प्लीज़ उसको दोबारा से ध्यान से देख लीजिए। तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी और तभी इस सीरीज़ का आपको पूरा बेनिफिट भी मिल पाएगा। चलिए उस वीडियो तक आप कैसे पहुंचेंगे, बहुत आसान है। आप अपनी स्क्रीन के टॉप में देखिए, सजेशन में आपको वीडियो 1 का सजेशन दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को एक्सेस कीजिए। आज की वीडियो शुरू कर रहा हूँ और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए। देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ एक्सेसिंग दिस वीडियो। सो if you want to access that particular surprise, watch this video full, subscribe the channel, like the video if you really like it, right? Okay, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था वो उस लेक्चर में नंबर्स का क्लासिफिकेशन, वही पिक्चर मैंने यहाँ शेयर की है पहली स्क्रीन पे। तो इससे आप समझते हैं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसी बैग में अगर हमने ज़ीरो डाल दिया तो फिर वो होल नंबर्स बन जाते हैं। उसमें अगर नेगेटिव नंबर्स भी हमने डाल दिए तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं, और उसमें हमने अगर फ्रैक्शंस भी डाल दिए तो ये सारे कुल मिला के रैशनल नंबर हो जाते हैं। यानी जितने भी ये सारे नंबर हैं वो सब के सब रैशनल ही हैं अल्टीमेटली। और फिर कुछ ऐसे नंबर भी थे जो रैशनल नहीं है, यानी जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उनको हम कहते थे इरेशनल नंबर्स। और इन सब को मिला के जो एक कंप्लीट सेट बनता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? यानी रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जो सभी पॉसिबल नंबर्स को कंटेन करता है जो कि रियल लाइन पर आते हैं। यानी रियल लाइन के हर एक पॉइंट को आप किसी यूनिक पॉइंट से, किसी यूनिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। वो नंबर इन्हीं में से ही कोई एक होगा, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, राइट? चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं ज़ीरो के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, ज़ीरो की नॉलेज आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहला कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वेदर ज़ीरो इज़ ए नेचुरल नंबर और नॉट। तो आपको ये इसका आंसर अब पहले से ही पता है कि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इट्स ए होल नंबर। यानी आपको मालूम है ज़ीरो कहाँ आता है, नेचुरल नंबर के बाद आता है। यानी ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। क्या क्या है? ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर टू, बट इट इज़ नॉट इरेशनल। ठीक, तो ज़ीरो ना तो नेचुरल है ना ही इरेशनल है। क्या क्या हो सकता है ज़ीरो? होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात, एज एन इंटीजर ज़ीरो का क्या रोल है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। इस पर भी डिपेंड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंटीजर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर को हम फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? हम कहते हैं कि एक तो वो इंटीजर है जिनका साइन पॉजिटिव है, यानी उन सबको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक वो इंटीजर्स हैं जिन सबके साइन नेगेटिव हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? उन सबको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो कैटेगरी में हमने ब्रेक कर दिया। अब ज़ीरो को ना तो हमने पॉजिटिव में लिखा और ना ही हमने नेगेटिव में लिखा, तो ज़ीरो कौन सा इंटीजर है? ज़ीरो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ज़ीरो इज़ न्यूट्रल। ज़ीरो कैसा है? न्यूट्रल है, राइट? ज़ीरो इज़ न्यूट्रल, इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बात आपको याद रहेगी। चलिए, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए, एक हमसे सवाल पूछा जाए कि बताइए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? लैंग्वेज से हमें समझ में आ रहा है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नंबर्स नेगेटिव नहीं है, वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो इंटीजर्स का सेट आपको याद है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं है? ये सारे वो नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं है, राइट? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हुए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जो इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सारे पॉजिटिव नहीं हैं। सो अगेन
ज़ीरो यहाँ भी कंसीडर होगा, ज़ीरो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इससे आपको एक ख़ास बात सीखने को मिलती है जो आपको याद रखनी चाहिए कि अगर अकेले ज़ीरो के बारे में आपसे पूछा जाता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव है, तो आंसर है न्यूट्रल। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, तो उनमें ज़ीरो इंक्लूड होगा। और अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे जाते हैं तो उनमें भी ज़ीरो इंक्लूड होगा। क्योंकि डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का ही स्पेशल रोल है। इसमें ना तो कोई वर्ड एक्स्ट्रा होता है और ना ही कोई वर्ड कम होता है, हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और आज की डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले डेफिनेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज इवन नंबर्स। सब लोग जानते हैं इवन नंबर्स के बारे में, हम एक दो पॉइंट और एक्सप्लोर करेंगे। इवन पॉइंट नंबर्स कौन से होते हैं? जो मल्टीपल होते हैं किसके? मल्टीपल ऑफ टू। जो नंबर टू के मल्टीपल होते हैं वो सब इवन नंबर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन। अब क्या हम नया इसके बारे में सीखेंगे वो समझिए। किसी भी इवन नंबर के मल्टीपल भी इवन नंबर होते हैं, ये आपको मालूम है। मल्टीपल ऑफ इवन, किसी भी इवन का मल्टीपल भी क्या होगा? इवन होगा। डन। जैसे मान लीजिए आप 6 के मल्टीपल्स निकालिए, तो 6 के क्या है कि 6 का एक फैक्टर है 2, यानी जितने भी 6 के मल्टीपल आएंगे वो एक्चुअली 2 के भी मल्टीपल होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो सब के सब क्या आएंगे? इवन आएंगे। लेकिन अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, यानी फैक्टर्स ऑफ इवन, तो क्या वो सब इवन होंगे? देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 14 है, तो 14 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आएंगे? 2 एंड 7। तो ये इवन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इवन और ऑड दोनों टाइप के फैक्टर्स पॉसिबल हैं, राइट। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर इवन नहीं है, यानी जो 2 के मल्टीपल नहीं है, वो सभी क्या होते हैं? ऑड होते हैं। दिस इज क्वाइट क्लियर। डेफिनेशन आपको आती है, all those numbers which are not even, or you can say all those numbers which are not a multiple of 2। तो आप इसको लिख सकते हैं not a multiple of 2। जो भी 2 के मल्टीपल नहीं है वो सब के सब कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर हैं। अब इनके बारे में भी अगर हम ध्यान से देखें कि जो मल्टीपल होंगे ऑड नंबर के, क्या वो ऑड होंगे? जैसे सपोज मैं 3 के मल्टीपल निकालता हूँ, तो पहला क्या आएगा? 3, दूसरा आएगा 6, 9, 12। तो ख़ास बात क्या है कि इनमें से कुछ ऑड हैं और कुछ इवन हैं, यानी किसी भी ऑड नंबर के मल्टीपल्स ना तो सारे इवन होंगे ना ही सारे ऑड होंगे। वैसे भी आप ध्यान से देखिए, मल्टीपल का मतलब है जब आप उसमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब भी आप 2 से 4 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसके मल्टीपल्स इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं, तो सपोज़ मैं कोई भी नंबर अगर कंसीडर करता हूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर कंसीडर किया 63, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, 7 जा 63। आपको याद है फैक्टर्स निकालने? फैक्टर्स हम कुछ ऐसे निकालते थे कि 9 और दिस इज 7। फर्स्ट फैक्टर्स 9 फर्दर फैक्टराइज होता है 3 इंटू 3 में, तो ये फाइनल फैक्टर्स हो जाते हैं। 3 आर द फाइनल प्राइम नंबर्स, ठीक। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑड हैं। अब कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने नंबर लिया 21, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 इंटू 7। अगर आपने नंबर लिया मान लीजिए 33, इसके फैक्टर्स कितने हैं? 11 इंटू 3। यानी ख़ास बात क्या है कि जितने भी हमने अब तक ऑड नंबर कंसीडर किए हैं उन सभी के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही आएंगे, क्योंकि अगर उनके फैक्टर में कहीं भी कोई इवन नंबर आ गया तो वो पूरे नंबर को इवन बना देगा, राइट। सो स्पेशल बात क्या है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स भी ऑड होते हैं। फैक्टर्स ऑफ ऑड इज इक्वल टू ऑड, ये चीज़ आप याद रखिए। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ इवन आर इवन ओनली, राइट। वहाँ पर इवन नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, और ऑड के जो मल्टीपल होते हैं वो इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में।
बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है प्राइम नंबर। आपने पहले भी इसके बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है। उसी को मैं एक बार और ध्यान से आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हैं तो अब आप मैथमेटिकली इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। तो प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन कहती है कि इफ़ अ नंबर हैज़ एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स, जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइज़र हों उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जैक्टली टू, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। अगर इतने किसी नंबर के डिवाइज़र्स हैं तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। और वो भी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वन और एक होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक नंबर इटसेल्फ और एक वन, ये दो ही फैक्टर अगर हैं तो प्राइम नंबर बन जाता है। तो क्या कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? सबसे छोटा होता है टू, फिर होता है 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, ये सब आपने पढ़े हुए। अब कुछ स्पेशल बातें इसके बारे में। सबसे पहली स्पेशल बात कि टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम, ये तो आपको क्लियर है ही, टू स्मॉलेस्ट है। अब टू स्मॉलेस्ट क्यों है? एक नंबर और भी तो है इससे पहले, वन, ये भी तो हमें प्राइम दिखता है। हम सबको पहले लगता है कि वन इज़ ऑल्सो प्राइम, हमने वन को कंसीडर क्यों नहीं किया? सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अब आप उसको समझिए कि वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है। हमने डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा नंबर प्राइम होगा जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइज़र होंगे, यानी दो फैक्टर होंगे। तो क्या वन के दो फैक्टर हैं? अगर आप वन को फैक्टराइज करेंगे तो वन को आप क्या लिख सकते हैं? वन को आप लिख सकते हैं वन इंटू वन। तो क्या इसके दो अलग अलग फैक्टर पॉसिबल हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही है जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। जो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि मैथ्स की डेफिनेशन में हर एक वर्ड का एक इम्पोर्टेंस होता है, जिसको आपको समझना ध्यान से बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो वन क्या नहीं है? वन प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। दो बातें हमने सीखी, वन प्राइम नहीं है तो इसका मतलब टू क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है प्राइम के बारे में कि टू अकेला इवन प्राइम है, इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नहीं होता। ये भी आपको मालूम है। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट प्राइम की, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर वन, वन इज़ नॉट ए प्राइम, टू स्मॉलेस्ट प्राइम है, और टू ही क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक, चलिए अब अगली बात कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट की भी एक डेफिनेशन है जिसको आपको समझना ज़रूरी है ध्यान से, कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका एटलीस्ट एक डिवाइज़र खुद से और वन से अलग होना ज़रूरी है। एटलीस्ट वन डिवाइज़र, हमने कहा है एटलीस्ट वन, यानी एक कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन डिवाइज़र अदर देन नंबर एंड वन। ठीक, नंबर और वन से अलावा एक और फैक्टर होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं 8 की बात करता हूँ, तो 8 इज़ ए कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 और 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि 8 से और 1 से अलग है। तो 8 एक कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ 6 की, तो 6 को फैक्टर्स हैं 3 और 2, दो ऐसे डिवाइज़र हैं हमारे पास जो 6 से अलग हैं, तो ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या 5 एक कंपोजिट नंबर है? 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, यही दो फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं है, और हम ये जानते हैं क्या है? एक प्राइम नंबर है। चलिए, अब हमने 1 को कहा था कि वो प्राइम नहीं है, तो क्या 1 कंपोजिट नंबर है? चेक कर लेते हैं डेफिनेशन से। 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 1, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है। तो क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो मेक इट क्वाइट क्लियर इन योर माइंड, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक, 1 की एक अपनी स्पेशल कैटेगरी है,
वो ना तो प्राइम में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। आपने आज तक यही पढ़ा है कि एक नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, लेकिन अब ध्यान रखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो दोनों की ही डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, राइट। और हमारी जो लास्ट डेफिनेशन थी को प्राइम, अब को प्राइम को डिस्कस करते हैं। को प्राइम की खास बात क्या है? ऐसे दो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 होता है। मान लीजिए दो नंबर आपने लिए A एंड B और उनका HCF 1 आ रहा है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र अगर 1 से बड़ा कोई और एग्जिस्ट नहीं है दोनों में, तो वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ख़ास बात क्या होती है को प्राइम्स की? कि ये खुद में प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। सो प्लीज़ मेक अ नोट, को प्राइम नंबर्स का खुद में प्राइम होना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं 16 और 21 की बात करूं, तो 16 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे? 2 8 जा 16, फिर 8 के फैक्टर हो जाएंगे कितने? 2 4 जा 8, फिर फर्दर 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4। 21 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 3 इंटू 7। आप सारे फैक्टर्स को देखिए, क्या कोई फैक्टर कॉमन है इसमें? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF 16 और 21 का कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम। लेकिन क्या 16 प्राइम है? नो। क्या 21 प्राइम है? नो। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन उनका खुद में प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, राइट। चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपसे कहा जाए कि कुछ रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए तो आप कैसे करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चे फेस करते हैं। बच्चों को लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप 2 मिनट ध्यान से इस चीज़ को समझिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और विद इन सम सेकेंड्स आप वो रेशनल नंबर इंसर्ट कर पाएंगे जिनको अभी आपको दिक्कत होती है। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में ब्रेक किया। पहला, ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए दो इंटीजर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स इंसर्ट कीजिए। तो अगर आपको दो इंटीजर्स गिवन हो तब आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपको एक इंटीजर दे दिया जाए 2, दूसरा इंटीजर दे दिया जाए 3। अब आपसे कहा जाए कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, ठीक। तो कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे गए हैं उससे बड़े नंबर से आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, फिर आपको उन दोनों के बीच में नंबर्स इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जितने रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं उससे एक ज़्यादा काउंटिंग में। यहाँ पर 5 इंसर्ट करने हैं तो आप 6 या 6 से ज़्यादा नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 आपको रेशनल नंबर आराम से इनके बीच में मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो इट विल बिकम 12/6। 6 से हमने मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 18 और इसके डिवीजन में क्या आएगा? 6, ठीक। और अब आप ध्यान से देखिए कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। इसके बीच में अब हमें क्या क्या मिल गया? एक मिल गया 13/6, अगला मिला 14/6, 15/6, 16/6 एंड देन 17/6। तो बहुत आसानी से आपको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल गए, राइट। सो आसान है, आपको बस ये ध्यान रखना है जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो सकती है? अगर आपको दोनों रेशनल नंबर गिवन हो, 2 रेशनल नंबर्स, यानी दोनों के दोनों ही फ्रैक्शन हो। टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ इसको और बेहतर तरीके से, तो अगर दोनों ही आपको फ्रैक्शंस गिवन हो जिनके बीच में आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है 2/3 और दूसरा नंबर है 3/2 और क्वेश्चन सेम, हम कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? अब इसका तरीका ये है, 2 स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, आप इनको लाइक फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए। बहुत आसान होता है लाइक फ्रैक्शन बनाना। आप जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए और दोनों डिनोमिनेटर को उस एलसीएम में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो आप ये जानते हैं 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, यानी इसको डिनोमिनेटर को दोनों नंबर में 6 बना लीजिए। कैसे यहाँ 6 बनाएंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो इट विल बी 9 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, तो आपने क्या किया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि आपने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, राइट। अब जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अब वही रूल फिर से अप्लाई हो जाएगा जो आपने पहले किया था, कि आप अब इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके हमें दो ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिनके बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई अगर कर लूँ तो मेरे पास नंबर क्या हो जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाई 60। 10 से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान रहता है। 90 डिवाइडेड बाई 60, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, एंड नाउ लुक इनटू इट। अब आप इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम 41 अपॉन 60, 42 अपॉन 60, अप टू 89 upon 60. We were looking for 5 rational numbers only, and how many can we insert now? Many numbers starting from 41 to 89, right? और अगर और भी ज़्यादा नंबर आपको इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तब ये नंबर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 600, और यहाँ हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 600। अब और सारे आपके रैशनल नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी। अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो अब आज के बाद आपको एटलीस्ट रैशनल नंबर इंसर्ट करना सबसे आसान टॉपिक लगेगा, राइट। सो आई होप डियर स्टूडेंट कि आज का जो वीडियो हमने आपसे शेयर किया है ये आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। और यस, अब बात करते हैं उस सरप्राइज़ के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था। वो सरप्राइज़ है कि आज का ये वीडियो आपको कितना समझ में आया उसके बारे में पता करना। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, या इस वीडियो में एक पिन कमेंट है जो मैंने रखा हुआ है, उसमें भी आपको वही लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, MCQ क्वेश्चन पेपर, जो आप 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपको तुरंत ही रिज़ल्ट मिलेगा, यानी आपको बैठे बैठाए वीडियो से समझ में आएगा कंसेप्ट, और उस एग्ज़ाम से समझ में आएगा कि आप एक्चुअली उस कंसेप्ट को कितना समझे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अटैम्प्ट द एग्ज़ाम एंड बी हैप्पी।